सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, गार्निशी ऑर्डर इज इशूड बाय होम, ठीक है, आपने ये बताना है यहाँ पे, इशूड बाय बैंक, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आई गेस ये इकट्ठा ही होगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होगा, कोर्ट, ठीक है। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एक्चुअली आज हमने मॉड्यूल बी स्टार्ट किया है, जो आने वाले 3 या 4 दिन रहेंगे ना, वो स्केड्यूल को ध्यान में रख के आज मैंने मॉड्यूल बी का ये चैप्टर पकड़ा है, ठीक है। तो इसे ऐसा नहीं है कि मॉड्यूल के जो 1-2 आई गेस चैप्टर रहते हैं उनको आई ट्राई कि एक ही जो क्लास रहे उसमें कवर कर लिया जाए मॉड्यूल ए को, ठीक है। तो मॉड्यूल बी का आज का हमारा चैप्टर है, दैट इज बेसिकली बैंकर स्पेशल रिलेशनशिप, बैंकर कस्टमर स्पेशल रिलेशनशिप, ठीक है, वो चैप्टर आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि गार्निशी ऑर्डर क्या है, अटैचमेंट ऑर्डर क्या है, एंड उसके बाद क्वेश्चन के ऊपर आएंगे, ठीक। सो गार्निशी ऑर्डर बेसिकली क्या है, जैसे मान लो 2 पर्सन हैं ए एंड बी, ठीक है, इनके बीच में कोई ट्रांजेक्शन हुई, ए कौन है यहाँ पे बायर, एंड इन्होंने क्या है गुड्स परचेज की, किनसे, बी से, एंड बी कौन है यहाँ पे सेलर, इन्होंने गुड्स सेल की। अभी अगर ए बायर है तो ए ने पेमेंट करनी है किनको, बी को, एंड ए ने बोला कि मैं आपको क्या है आफ्टर सम टाइम पेमेंट कर दूंगा। जब जो भी इन्होंने टाइम पीरियड बोला होगा कि मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, सपोज इन्होंने पेमेंट करने से मना कर दिया, तो वो केस में बी क्या करेंगे, बी जाएंगे फिर कोर्ट के पास, कोर्ट को अप्रोच करेंगे, तो बी जाएंगे किसके पास, कोर्ट के पास, एंड कोर्ट को बोलेंगे कि मैंने कोई पर्सन है उनके साथ कोई ट्रेड ट्रांजेक्शन की थी, एंड वो पर्सन अभी मेरे को पेमेंट करने से मना कर रहे हैं, लेकिन ये जो पर्सन है ना, इनका कोई अकाउंट मेंटेन है किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास, ठीक है, लोन अकाउंट हो सकता है, या इनका लोन अकाउंट की फॉर्म में भी आप बोल सकते हो कि इनका कोई बैलेंस पड़ा है, इनकी कोई अमाउंट पड़ी है, इनकी कोई डीलिंग है किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास, ठीक है। इतनी बात आई होप सो आपको इतना केस क्लियर हुआ हो यहाँ पे। अभी यहाँ पे कोर्ट क्या करेंगे, कोर्ट यहाँ पे एक ऑर्डर इशू करेंगे, किनको ऑर्डर इशू करेंगे, कोर्ट ऑर्डर इशू करेंगे बैंक को, दैट ऑर्डर इज नोन एज गार्निशी ऑर्डर, दैट ऑर्डर इज नोन एज गार्निशी ऑर्डर, एंड किनको इशू किया जाएगा ये ऑर्डर, बैंक को। बैंक विल एक्ट एज, इन दिस केस बैंक क्या एक्ट करेंगे, बैंक एक्ट करेंगे एज ए गार्निशी, बैंक विल एक्ट एज गार्निशी, एंड बैंक को बोलेंगे कि आपके पास जो फंड्स पड़े हैं ना, ये जो पर्सन है ए, इन्होंने पेमेंट करनी थी पर्सन बी को, एंड इन्होंने पेमेंट नहीं की, आपके जो फंड्स पड़े हैं पर्सन ए के, आप उनको अटैच कर दीजिए, सो दैट कि ये जो पर्सन बी है इनको पेमेंट कर दी जाए। तो बैंक तो पहले अपना देखेंगे कि जो इनका करंट पोर्शन है, अगर कोई लोन अकाउंट चल रहा है पर्सन ए का बैंक के साथ, कि इनका जो पहला ड्यू है वो क्लियर हो जाए। अगर ड्यू क्लियर होने के बाद कोई ओवर एंड अबव अमाउंट बचेगी तो वो क्या कर देंगे, अटैच कर देंगे कोर्ट को। गेटिंग माई पॉइंट, यहाँ तक कोई किसी को डाउट है तो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। सेकेंड चीज आपने ये ध्यान में रखनी है, ये जो गार्निशी ऑर्डर है ना, गार्निशी ऑर्डर आपका 2 पार्ट्स में इशू किया जाता है। फर्स्ट पार्ट इज नोन एज ऑर्डर निसी, एंड सेकेंड पार्ट इज नोन एज एब्सोल्यूट ऑर्डर। अगर आपने अभी यहाँ पे ये चीज को समझ लिया, हमने डिस्क्रिप्शन देख ली, यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन, जो भी आज के सेशन में क्वेश्चंस रहेंगे ना, यही चीज के ऊपर सारे बेस हैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, आप अपने आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। तो 2 पार्ट्स में ये ऑर्डर इशू किया जाता है। फर्स्ट पार्ट इज नोन एज ऑर्डर निसी। ऑर्डर निसी में बेसिकली क्या करेंगे, कोर्ट एक्सप्लेनेशन मांगेंगे बैंक से कि आपको बोला गया था कि आपने फंड्स अटैच करने हैं, कि आप क्यों नहीं कर रहे, उसका रीजन क्या है। एब्सोल्यूट ऑर्डर में बेसिकली क्या किया जाएगा, ऑर्डर किया जाएगा कि आपको करने ही पड़ेंगे फंड्स अटैच, इसमें एक्सप्लेनेशन का कोई वो नहीं है, आपको फंड्स अटैच करने ही पड़ेंगे वो पर्टिकुलर कस्टमर के, ठीक है। तो ये था इन सिंपल आपका गार्निशी ऑर्डर। अभी इसके साथ की कुछ स्टैट्यूटरी प्रोविजंस भी रहेंगी कि कौन सा ऑर्डर, कौन सा रूल फॉलो किया जाएगा सीपीसी एक्ट का, वो भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ के ऊपर भी आपने मतलब ध्यान रखना है, वो चीज़ों के ऊपर भी, उनके ऊपर भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आई होप सो इन सिंपल आपको क्लियर हो गया हो यहाँ पे गार्निशी ऑर्डर, क्लियर। थोड़ा डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं एंड उसके बाद ही क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। सो गार्निशी ऑर्डर इज इशूड अंडर सेक्शन 60। तो अभी ये जो फैक्चुअल चीजें हैं ये आपको याद ही करनी पड़ेंगी, ठीक है। कौन सा सेक्शन, सेक्शन 60, ऑर्डर 21, रूल 46, 46 ए से लेके 46 ई, वैसे आप नॉर्मली याद रख लेना रूल 46।
ऑफ सीपीसी एक्ट, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। तो सेक्शन कौन सा, सेक्शन 60, ऑर्डर 21 एंड रूल 46। ये किसके साथ रिलेटेड है, ये आपका रिलेटेड है गार्निशी ऑर्डर के साथ। पहली बात आपने ये ध्यान में रखनी है। सेकंड, अभी डेफिनेशन जो चीज मैंने आपको डायग्रामेटिकली समझाई वही यहाँ पे स्टेटमेंट फॉर्म में लिखी है। गार्निशी ऑर्डर इज इशूड बाय कोर्ट, कौन इशू करते हैं इसको, कोर्ट इशू करते हैं। ऑन द एप्लीकेशन मेड बाय द जजमेंट क्रेडिटर। अभी मैं वहां पे एक चीज बताना भूल गई आपको, जो मैंने एग्जाम्पल में बताया था कि जो दो पार्टीज हैं यहाँ पे ए एंड बी, है ना, इनके बीच में अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं तो रिलेशनशिप क्या एग्जिस्ट होगा, अगर ए बायर है, इन्होंने पेमेंट करनी है बी को, इनकी लाइबिलिटी है, तो बी इनके लिए क्या एक्ट करेंगे, बी इनके लिए एक्ट करेंगे एज ए क्रेडिटर एंड ए बी के लिए क्या एक्ट करेंगे, एज ए डेटर। ठीक है, सो गार्निशी ऑर्डर बेसिकली क्या है, इट्स अ ऑर्डर इशूड बाय कोर्ट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ होम, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ बी पर्सन गया था ना कोर्ट के पास, तो बी पर्सन यहाँ पे क्या है, क्रेडिटर। यहाँ पे आप वर्ड सुनोगे गार्निशी ऑर्डर में, जजमेंट क्रेडिटर। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। So on the application of the judgment creditor in a situation where the judgment debtor refused to pay debt payable to him, the garnish order is issued to the banker maintaining account of the judgment debtor. I hope so definition clear होगी हो सबको यहाँ पे garnish order के रिलेशन में, क्लियर। फैक्चुअल चीज जरूर ध्यान में रखिएगा, सेक्शन 60, ऑर्डर 21, रूल 46 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। अगर नंबर ऑफ पार्टीज की यहाँ पे बात की जाए कि नंबर ऑफ पार्टीज कितनी इन्वॉल्व हैं, तो देयर आर 3 पार्टीज। फर्स्ट इज जजमेंट डेटर, कस्टमर मेंटेनिंग अकाउंट विद बैंक और हु रिफ्यूज टू पे द डेट पेबल टू द जजमेंट क्रेडिटर। सेकेंड पार्टी यहाँ पे क्या सामने आएगी, क्रेडिटर की, जजमेंट क्रेडिटर एट हुज इंस्टेंस द ऑर्डर इज इशूड, और जिसकी एप्लीकेशन के ऊपर कोर्ट के द्वारा ऑर्डर इशू किया गया। देन थर्ड पर्सन यहाँ पे क्या रहेगा, थर्ड पार्टी क्या रहेगी, गार्निशी, अ पर्सन, इंस्टीट्यूशन, डिपार्टमेंट who is holding the funds in the name of judgment debtor. On receipt of garnishi order, the judgment debtor deposit account becomes suspended up to the order amount, कि जितना ऑर्डर किया गया था ना कोर्ट ने कि इतनी अमाउंट आपने अटैच करनी है, उतनी अमाउंट तक उसके अकाउंट को क्या है, होल्ड कर लिया जाएगा। एंड द बैंकर कैन नॉट मेक एनी पेमेंट देयर आफ्टर, फिर वो बैलेंस में से कोई पेमेंट नहीं करेंगे बैंक उनको। द क्रेडिट बैलेंस सो फ्रोजन इज कॉल्ड गार्निशी फंड, एंड जिस बैलेंस को उन्होंने फ्रीज कर लिया कि वो पेमेंट नहीं करेंगे अभी, दैट बैलेंस इज नोन एज गार्निशी फंड अंडर गार्निशी ऑर्डर। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। तो ये था आपका बेसिक आइडिया अबाउट गार्निशी ऑर्डर। अभी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा एंड लेट मी नो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। गार्निशी ऑर्डर इज इशूड बाय बैंक, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स अथॉरिटीज लिख देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, इनकम टैक्स अथॉरिटीज, कोई डिपार्टमेंट और कोर्ट। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट का भी करेक्ट आंसर क्या रहेगा, सो रवि सर, अभिजीत सर, दे आर सेइंग दैट इट्स ऑप्शन डी। अभी कोई डाउट नहीं होगा है ना कि कौन ऑर्डर इशू करते हैं, सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, द ऑर्डर इज इशूड बाय कोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज अटैचमेंट ऑर्डर आर इशूड बाय। अभी अटैचमेंट ऑर्डर बेसिकली क्या है, तो जैसे गार्निशी ऑर्डर था कोर्ट ने इशू किया फॉर प्राइवेट फंड्स, है ना, ये जो अटैचमेंट ऑर्डर है ना, अगर किसी पर्सन के ड्यू है टूवर्ड्स गवर्नमेंट, जैसे मान लो आपने इनकम टैक्स नहीं पे किया, ठीक है, कोई आपने टैक्स पे करना था, कोई ड्यू था आपका गवर्नमेंट की तरफ, आपने वो पे नहीं किया, तो वो केस में जो ऑर्डर इशू किया जाएगा कि वो पेमेंट के लिए, दैट ऑर्डर इज नोन एज अटैचमेंट ऑर्डर। और मैं अगर इन सिंपल बोलूँ तो स्टैट्यूटरी ड्यू के लिए आपका क्या है, अटैचमेंट ऑर्डर इशू किया जाएगा। अटैचमेंट ऑर्डर रेफर टू द ऑर्डर इशूड बाय स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज फॉर रिकवरिंग ऑफ गवर्नमेंट ड्यूज। एंड ये जो है ये आपका कौन सा सेक्शन कवर करेगा, सेक्शन 226 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट हैज डेलीगेटेड द पावर टू द असेसिंग ऑफिसर और टैक्स रिकवरी ऑफिसर टू रिक्वायर एनी पर्सन फ्रॉम whom money is due or may become due to the income tax authorities which is sufficient to meet the liability under the income tax act. बट सिमिलर पावर आर अवेलेबल टू अदर अथॉरिटीज। एक तो इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास ये पावर है कि वो ऑर्डर इशू कर सकते हैं टू अ पर्टिकुलर पर्सन जिनका ड्यू है, जिन्होंने पे करना है ड्यू टू द गवर्नमेंट। इसके अलावा भी जो अटैचमेंट ऑर्डर को इशू कर सकती हैं वो स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज कौन कौन सी हैं, कस्टम अथॉरिटीज, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी,
अथॉरिटीज अंडर सेल्स टैक्स, एक्साइज एंड मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल आई होप सो आपको थोड़ा क्लियर हुए गार्निशी ऑर्डर एंड अटैचमेंट ऑर्डर। तो सबसे पहले है इशूइंग अथॉरिटी। गार्निशी ऑर्डर के केस में कंपीटेंट कोर्ट एट द रिक्वेस्ट ऑफ जजमेंट क्रेडिटर। अटैचमेंट ऑर्डर के केस में इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, कस्टम अथॉरिटीज। लीगल प्रोविजन बेसिकली क्या है गार्निशी ऑर्डर के साथ? सेक्शन 60, ऑर्डर 21, रूल 46 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908। एंड इसकी स्टैट्यूटरी प्रोविजन क्या है? सेक्शन 226 सब सेक्शन 3 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 और सेल्स टैक्स एक्ट। देन स्टेजेस एंड स्टेप्स कि कितने ये कैटेगरीज रहेंगी जिसमें इशू किया जाएगा। सो ऑर्डर निसी एंड देन ऑर्डर एब्सोल्यूट, ऑलवेज इन एब्सोल्यूट फॉर्म। मतलब कि जब ये ऑर्डर इशू हो गया ना तो उनको पेमेंट करनी ही करनी है। ये ऑर्डर निसी नहीं रहेगा कि आपसे पहले एक्सप्लेनेशन मांगेंगे कि आप क्यों नहीं कर रहे, क्या रीजन है, ऐसा नहीं होगा। एब्सोल्यूट फॉर्म में ही ये इशू किया जाएगा। लाइबिलिटी बेसिकली क्या रहती है गार्निशी ऑर्डर में? प्राइवेट लाइबिलिटी, दे आर इंडिविजुअल्स। ठीक है, स्टैट्यूटरी प्रोविजन के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, गवर्नमेंट के साथ कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे इनकम टैक्स अथॉरिटी इन्वॉल्व हो जाए, सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हो जाए, सो दिस इज स्टैट्यूटरी लाइबिलिटी जो आपने पे करनी है। रिकवरी ऑफ प्राइवेट ड्यू इन केस ऑफ गार्निशी ऑर्डर, वाइल रिकवरी ऑफ गवर्नमेंट ड्यू इन केस ऑफ अटैचमेंट ऑर्डर। यहाँ पे डिपॉजिटर कौन रहते हैं? आपके जजमेंट डेटर। एंड यहाँ पे डिपॉजिटर कौन रहते हैं? असेसी इन डिफॉल्ट, जिन्होंने कोई ड्यू पे करना था एंड अभी तक पे नहीं किया। देन बैंक, जजमेंट डेटर्स डेटर, बैंक विल एक्ट एज, जिन्होंने पेमेंट करनी थी, जजमेंट डेटर ने पेमेंट करनी थी एंड उनके डेटर आगे क्या रहेंगे? बैंक। इन केस ऑफ अटैचमेंट ऑर्डर दिस इज असेसीज डेटर। अमाउंट में भी मेंशन स्पेसिफिकली, इन केस ऑफ गार्निशी ऑर्डर स्पेसिफिकली बता देंगे कि इतनी अमाउंट है। एंड अगर मैं अटैचमेंट ऑर्डर की बात करूं तो यहाँ पे तो स्पेसिफिकली मेंशन होएगा ही होएगा कि इतनी अमाउंट आपने पे करनी है गवर्नमेंट को। यहाँ पे हो भी सकती है एंड नहीं भी, मे भी लिखा है ना, लेकिन यहाँ पे लिखा है मेंशन स्पेसिफिकली। देन लिमिटेशन पीरियड 12 ईयर एंड 30 ईयर। लिमिटेशन पीरियड बेसिकली क्या है कि अगर डिफॉल्ट किया पार्टी ने तो आप कोर्ट के पास जाके केस फाइल कर सकते हो, स्यू कर सकते हो पर्टिकुलर पार्टी को। उसका पीरियड कितना है? 12 ईयर, 12 इन केस ऑफ गार्निशी ऑर्डर। इन केस ऑफ अटैचमेंट ऑर्डर दिस इज 30 ईयर। देन डिसीज्ड अकाउंट के केस में दोनों ही क्या रहेंगे? एप्लीकेबल रहेंगे। एंड इंसॉल्वेंट अकाउंट के केस में ये एप्लीकेबल नहीं रहेंगे, ना ही आपका गार्निशी ऑर्डर ना ही आपका अटैचमेंट ऑर्डर। ठीक है, तो अभी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए एंड लेट मी नो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Attachment order are issued by court, income tax authorities, state insurance authorities, all the above। तो मैंने अभी आपको सारी अथॉरिटीज बताई, सारे डिपार्टमेंट्स बताए जो क्या है अटैचमेंट ऑर्डर को इशू कर सकते हैं। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन सेकंड? तो दिस इज ऑप्शन बी, इनकम टैक्स अथॉरिटीज। ठीक है, सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन सेकंड। देन नेक्स्ट इज टाइप ऑफ लियन इंक्लूड व्हाट। तो अभी यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि बेसिकली लियन क्या है, सेट ऑफ क्या है आपका, एंड राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन क्या है, एंड उसके बाद हम क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। ठीक है, ओके, सो हियर इट इज। सो लियन बेसिकली क्या है? इट्स अ राइट ऑफ क्रेडिटर। इन सिंपल पहले इसको क्लियर करते हैं। लियन बेसिकली क्या है? लियन इज बेसिकली व्हाट? इट्स अ राइट ऑफ क्रेडिटर। क्या राइट है कि ये क्या है? अपने पास जो भी सिक्योरिटी रखी गई, सिक्योरिटी को होल्ड करके रख सकते हैं। पोजेशन उसकी, एग्जैक्ट वर्ड की अगर मैं बात करूं तो पोजेशन रख सकते हैं वो सिक्योरिटी की जब तक डेट पे नहीं किया जाएगा डेटर के द्वारा जो भी ड्यू था ये पर्टिकुलर क्रेडिटर को। गेटिंग माई पॉइंट? जैसे मान लो दो पर्सन है, ए एंड बी, ए एंड बैंक है। ठीक है, ए ने सपोज बैंक से लोन लिया, अभी लोन लिया है तो ए की लाइबिलिटी है, इन्होंने बैंक को पे करना है। बैंक यहाँ पे क्या एक्ट करेंगे? बैंक यहाँ पे एक्ट करेंगे क्रेडिटर, इनके लिए, ए के लिए। एंड ए यहाँ पे क्या एक्ट करेंगे? डेटर, बैंक के लिए। अभी जो भी ए ने जब लोन लिया होगा कोई सिक्योरिटी रखी होगी, जो भी सिक्योरिटी इन्होंने रखी यहाँ पे, ठीक है, वो सिक्योरिटी के ऊपर पोजेशन रहेगी बैंक की, ये बैंक का राइट है एंड दैट राइट इज नोन एज लियन। गेटिंग माई पॉइंट? दैट राइट इज नोन एज लियन। एंड कब तक वो पोजेशन रखेंगे सिक्योरिटी की? जब तक ये जो डेट इन्होंने लिया था ये पे ऑफ ना कर दें। जब पे ऑफ कर देंगे तो वापस कर दी जाएगी। तो दिस इज बेसिकली लियन। ओके,
एंड जो लियन है, लियन जो है दो कैटेगरीज की हो सकती है, दो टाइप की हो सकती है. फर्स्ट वन इज योर पर्टिकुलर लियन एंड सेकेंड वन इज योर जर्नल लियन. एक नेगेटिव लियन का भी कॉन्सेप्ट है, वो बाद में देखेंगे, क्वेश्चन रहेगा नेगेटिव लियन के ऊपर भी, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगी नेगेटिव लियन का कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या रहता है. अभी के लिए मैं सिर्फ आपको यहाँ पे बता रही हूँ पर्टिकुलर लियन एंड जर्नल लियन. पहली बात तो आपने यहाँ पे सेक्शन ध्यान में रखना है. पर्टिकुलर लियन इज अंडर सेक्शन 170 एंड दिस इज अंडर 171. कौन सा एक्ट आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, क्योंकि ये चीज जो है मैंने आपको LRAB में ये चीज करा रखी है कि जो लियन है, बेसिकली लियन कितनी कैटेगरीज की हैं, कौन सा एक्ट है जो कवर करता है. अभी मैं रिवाइज करवा देती हूँ कि पर्टिकुलर लियन बेसिकली है क्या, जनरल लियन क्या है. मैंने सेक्शन बता दिया आपको, आप यहाँ पे मेरे को एक्ट बताओगे कि कौन सा एक्ट. 170 and 171 of which act? So Sir Kesar is saying that it's a transfer of property act. Okay. बाकी भी प्लीज बताइएगा. अगर आपने LRAB की ये क्लास अटेंड की है तो आप अटेम्प्ट कर पाओगे ये क्वेश्चन को जो मैंने आपसे पूछा. ठीक है, तो आप एक बार के लिए अटेम्प्ट कीजिए ये क्वेश्चन को. पर्टिकुलर लियन बेसिकली क्या रहेगा. पर्टिकुलर लियन की अगर बैंक ने, अगर सपोज यहाँ पे कोई पर्सन है A, ठीक है, उन्होंने बैंक से लोन ले रखे हैं, मोर देन वन लोन. लेकिन अगर यहाँ पे मैं बात करूँ पोजेशन की, लियन में क्या रहेगा, पोजेशन ना. अगर सपोज कोई पर्सन है A, इन्होंने बैंक से लोन ले रखा है, कोई पर्सनल लोन ले रखा है, हाउस लोन ले रखा है, ठीक है, पर्सनल लोन भी ले रखा है, हाउस लोन भी ले रखा है. जो इन्होंने सिक्योरिटी रखी ना, मान लो हाउस लोन लिया एंड हाउस लोन के अगेंस्ट में कोई सिक्योरिटी रखी, अगर इन्होंने हाउस लोन पे कर दिया ना, तो वो जो सिक्योरिटी की पोजेशन है वो वापस कर दी जाएगी बैंक के द्वारा A को, चाहे उन्होंने पर्सनल लोन पे किया हो चाहे ना किया हो. ठीक है, दिस इज कॉल्ड पर्टिकुलर लियन. जर्नल लियन की अगर मैं बात करूं, जब तक वो सारे डेट पे नहीं करेंगे, चाहे हाउस लोन लिया चाहे पर्सनल लोन लिया है, तब तक सिक्योरिटी ट्रांसफर नहीं की जाएगी. दैट इज नोन एज जर्नल लियन. सेकंड, अभी मैंने आपसे यहाँ पे पूछा था कि कौन सा एक्ट जो है, कौन से एक्ट का सेक्शन 170 और 171. इट्स इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. एंड जब मैंने आपको करवाया था तब मैंने आपको लिंक करके बताई थी ये चीजें कि आप 170, 171 एंड 172 को एक सीक्वेंस में याद रखिएगा. 172 बेसिकली किसके साथ डील करता है, कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. मैंने आपको वो बता दिया, एक्ट बता दिया, सेक्शन 170 एंड 171 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. आप लोगों ने बताना है यहाँ पे 172 सेक्शन इज रिलेटिंग विद व्हाट. 170 इज विद पर्टिकुलर लियन, जर्नल लियन के साथ 171, 172 के साथ कौन सी चीज जो है वो डील की जाती है. डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन.